एवरीवन। आज की वीडियो में हम श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने सामान्य विज्ञान पे कई वीडियोस बनाई हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन और कई अन्य गैसें हमारे बॉडी में जाती हैं लंग्स से, लेकिन जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन ही हमारी बॉडी के काम आती है। ऑक्सीजन ऊर्जा प्रोड्यूस करने में काम आती है। इस तरह से हम श्वसन तंत्र को पढ़ेंगे। अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन उसे कहते हैं जब कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं हमारी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो उस स्थिति में क्या होता है, कितनी हमारी बॉडी को ऊर्जा मिल पाती है, तो उसे पढ़ते हैं। दूसरी स्थिति है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में जितनी हमारी बॉडी को ऊर्जा ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो प्रॉपर मिलती है। ठीक है। अवायवीय श्वसन इसे अनऑक्सी रेस्पिरेशन भी कहते हैं। जब हमारी बॉडी को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो इस स्थिति में होता क्या है, ग्लूकोज हमें खाना से मिलता है और ग्लूकोज हमारी सेल्स तक पहुंच जाता है, सेल्स में होता है, और ऑक्सीजन की मात्रा भी हमारे लंग्स से होती हुई सेल्स में पहुंचती है। सेल्स में जाके ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ में क्रिया करती है। ठीक है। उससे प्रोडक्ट बनता है CO2। अगर ऑक्सीजन की कमी है तो लैक्टिक एसिड बनेगा और बॉडी को ऊर्जा मिलेगी 2 ATP। ठीक है। अब ये लैक्टिक एसिड है जो कि ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारी बॉडी में बना है, ये सेल्स में जमा होने लग जाता है। और लैक्टिक एसिड जब ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाता है तो हमारे शरीर को थकान होती है। ठीक है। और मांसपेशियों में खिंचाव होता है और जितनी ऊर्जा की हमें ज़रूरत है वो ऊर्जा भी बॉडी को नहीं मिल पाती है। ठीक है। एक तो यह याद रखना है। दूसरा है ऑक्सी रेस्पिरेशन। ऑक्सी रेस्पिरेशन में जितनी हमारी बॉडी को ऊर्जा की ऑक्सीजन की ज़रूरत है उतनी ऑक्सीजन हमारी सेल्स तक पहुंचती है। ठीक है। ये ऑक्सीजन क्रिया करती है ग्लूकोज के साथ में, और ग्लूकोज हमें मिली है खाना खाने के बाद, उसका डाइजेशन होने के बाद में जो ग्लूकोज होती है वो सेल्स तक पहुंच जाती है। ठीक है। सेल्स में होती है। अब जैसे ऑक्सीजन की मात्रा सेल्स तक पहुंचेगी लंग्स से होती हुई, ये क्रिया करेगी ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ में, और प्रोडक्ट बनेगा 6CO2 6H2O। ठीक है। और 36 ATP ऊर्जा मिलेगी। जो CO2 है और H2O है यानी कि जल है, ये दोनों जब हम सांस छोड़ते हैं यानी कि बहिर्श्वसन करते हैं उससे ये बाहर निकल जाती है CO2 और जल, बचती है ऊर्जा 36 ATP। ये हमारी कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, पहली बात तो यह है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। ठीक है। वहां पे ये 36 ATP ऊर्जा जाके नहीं बैठ जाती है, और जब इसकी जरूरत हमारे शरीर को पड़ती है इस ऊर्जा की, सेल्स इस ऊर्जा को अलग अलग कामों में लगा देती है। ठीक है। अब पढ़ेंगे फेफड़ों के बारे में। ठीक है। लंग्स हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं जो कि पसलियों के बीच में होते हैं। ठीक है। राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। राइट लंग्स होता है जो वो साइज में बड़ा होता है, लेफ्ट लंग्स होता है साइज में छोटा। अब जो फेफड़ों में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। मिलियनों की संख्या में कोशिकाएं होती हैं। इनको जो एक कोशिकाएं होती हैं एल्विलाई कहते हैं, और एल्विलाई ये जो फेफड़े हैं उनकी सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। अब ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि फेफड़ों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई का क्या नाम है, तो इसमें हम लिखेंगे एल्विलाई या फिर कोशिकाएं।
ठीक है, फुफ्फुसीय कोशिकाएं भी कह सकते हैं। और हमारे शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? सेल्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो ये होते हैं फेफड़े, फेफड़ों के नीचे होती है डायफ्राम, जो कि जो सांस जब हम छोड़ते हैं तो डायफ्राम नीचे होता है, और सांस छोड़ते हैं जब ऊपर होता है, ठीक है, लंग्स को ऊपर ले जाता है, सांस छोड़ते हैं तो नीचे, ऐसे ऐसे ये क्रिया करता रहता है, जिससे कि सांस लेने की प्रक्रिया भी चलती रहती है। डायफ्राम का महत्वपूर्ण रोल होता है जब हम सांस लेते हैं, तो ये क्रियाविधि में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अब जो लंग्स तक वायु गई है वो कहाँ कहाँ से होके जाती है, इसका भी एक सीक्वेंस हमें याद रखना है। पेपर में ये सीक्वेंस कई बार आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले मुख में हम वायु लेते हैं, मुख से या नाक से, उसके बाद ग्रेसनी में जाता है, ग्रेसनी के बाद सवालियंतर, फिर श्वसन नली, श्वसन नली के बाद ब्रोंची, ब्रोंची से ब्रोंकियोलस, और ब्रोंकियोलस से लास्ट में एल्विलाई, एल्विलाई से फिर ये जो ऑक्सीजन होती है हमारे ब्लड में मिलके नहीं आगे बॉडी में चली जाती है। अब ब्रोंची क्या है ये चीज हम समझेंगे, ब्रोंकियोलस क्या है इसको भी समझेंगे, एल्विलाई मैंने बताई दी है, ठीक है। ब्रोंची जो होती है, यहाँ से जो श्वास नली है दो हिस्सों में बढ़ती है, एक तो राइट लंग्स में चली जाती है, ठीक है, और दूसरी नली जाती है लेफ्ट लंग्स में, इसे हम कहते हैं ब्रोंची। और जहाँ से ये डिवाइड होती है इसके नीचे वाले हिस्से को कहते हैं करीना, ठीक है। ब्रोंकियोलस, अभी पार्ट्स ध्यान रखना है कौन सा पार्ट्स कहाँ है। ब्रोंकियोलस है जो, ब्रोंकियोलस जैसे कि अब ये नली अंदर लंग्स में गई, लंग्स में जाके ये अलग अलग भागों में डिवाइड होती है, अन्य नलियों में डिवाइड होती है, तो उसे कहते हैं ब्रोंकियोलस, ठीक है। ब्रोंकियोलस के बाद में आ जाती है एल्विलाई, लास्ट में एल्विलाई ही होती है। एल्विलाई से फिर जो वायु है वो ट्रांसफर होती है ब्लड में, ठीक है। यह सीक्वेंस हमें याद रखना है। और जो फेफड़े होते हैं वो हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाते हैं, और ब्लड से CO2 को लेते हैं, उसे बाहर वायुमंडल में छोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। अब हम कौन कौन सी गैसेज अंदर लेते हैं उसका सीक्वेंस भी देखेंगे। वायुमंडल में जितनी भी गैसेज मिक्स हैं उन सभी को हम अंतः श्वसन के दौरान अंदर लेते हैं। अंतः श्वसन कहते हैं सांस लेते हैं जब अंदर, उसे अंतः श्वसन कहते हैं, और सांस जब छोड़ते हैं उसे बहिर्श्वसन कहते हैं। अंतः श्वसन के दौरान हम नाइट्रोजन लेते हैं 78%, ठीक है, ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। फिर ऑक्सीजन 21%, हालांकि ये 20.92 के समथिंग होती है, ठीक है, 20.1% की समथिंग होती है, या फिर 21% होती है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है ऑर्गन, ऑर्गन गैस है 0.93%। फिर चौथा नंबर आता है CO2 का, जो कि बहुत कम है 0.036%, इतनी परसेंट हम कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर लेते हैं, ठीक है। फिर हीलियम, नियोन है, हीलियम है, यह सीक्वेंस रहेगा। और जब हम छोड़ते हैं बाहर सांस छोड़ते हैं तो उसका सीक्वेंस होता है, पहले नाइट्रोजन ही आएगा, फिर ऑक्सीजन सांस छोड़ते समय, ऑर्गन चौथे स्थान पे चला जाता है, और CO2 तीसरे स्थान पे आ जाता है। बस सांस छोड़ने के दौरान ये बदलाव होता है, सांस जब छोड़ते हैं CO2 तीसरे स्थान पे आ जाता है और ऑर्गन चौथे स्थान पे आ जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जब सांस लेते हैं गैसेज अंदर जाती हैं लंग्स में, और लंग्स से ब्लड में कैसे ट्रांसफर होती हैं उस चीज़ को हम पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे जो गैसेज होती हैं उनका ब्लड में स्थानांतरण होता है।
ध्यान से पढ़िए, मैं बहुत ही लिमिटेड चीज़ें इसमें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट हैं, जो याद रखने लायक हैं, वही चीज़ें इसमें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। मानव में गैसों का परिवहन। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम लगभग 21% सांस के साथ लेते हैं। अब ऑक्सीजन का परिवहन लंग्स में जैसे चला गया ऑक्सीजन, मैंने बताया था 21% के आसपास लंग्स से होता हुआ ये लास्ट में पहुंचेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो इसको एक बार मिटा देता हूँ। ये उतार लिया होगा आप लोगों ने। जैसे ये है हमारी एल्विलाई। ठीक है। एल्विलाई में ऑक्सीजन की मात्रा आ चुकी है 20%। ठीक है। और अन्य गैसेज भी हैं। यहाँ पे होती हैं रक्तवाहिनियाँ। ठीक है। अब ये तो भाई बाहर से आया है, जो ऑक्सीजन की मात्रा है, अन्य गैसेज है। ऑक्सीजन की मात्रा एल्विलाई में ज़्यादा है 21%, और एल्विलाई के पास से ही गुजरती हैं रक्तवाहिनियाँ। अब ये रक्तवाहिनियाँ हमारे पूरे शरीर से CO2 को लेके आई हैं। ठीक है। इसमें CO2 की मात्रा करीब करीब 4 से 5% है। जो ये ब्लड पूरी बॉडी से घूम के लंग्स में आया है, इसमें 4 से 5% CO2 है। ठीक है। और जो एल्विलाई के अंदर जो O2 है, इसकी मात्रा कितनी है? इसकी मात्रा है 21%। ठीक है। और इसमें ऑक्सीजन की CO2 की मात्रा कितनी है भाई? एल्विलाई के अंदर तो मात्रा हो गई CO2 की 21%। ठीक है। नहीं, O2 की। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो गई एल्विलाई के अंदर? 21%। ठीक है। और CO2 की मात्रा एल्विलाई के अंदर कितनी है जब हम सांस ले रहे हैं? तो इसमें है 0.36%। ये रही 0.36% मात्रा एल्विलाई के अंदर CO2 की है। इसमें O2 की मात्रा कितनी है? 21%। ठीक है। और CO2 की मात्रा कितनी है? 0.036%। यह है एल्विलाई। ठीक है, एल्विलाई है। और ये है रक्तवाहिनी। ये रक्तवाहिनी है जो हमारे शरीर से ब्लड को लेके आई है लंग्स में। इसमें O2 की मात्रा कितनी है? इसमें करीब करीब 16% है। 16 से 17% O2 की मात्रा है। और CO2 की मात्रा कितनी है? 4 से 5%। अब आप यहाँ पे अंतर देखिए, CO2 की मात्रा 16 से 17% कम है ना यहाँ पे, और यहाँ पे एल्विलाई में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। अब 21% जो ऑक्सीजन है, इसका ट्रांसफर होगा ज़्यादा से कम की ओर, क्योंकि ज़्यादा सांद्रता है ऑक्सीजन की, कम सांद्रता की ओर इसमें जो वाहिनी है, रक्तवाहिनी, इसमें चला जाएगा। ठीक है। और जो CO2 है 4 से 5% है, ये CO2 चला जाएगा रक्तवाहिनी से एल्विलाई में। एल्विलाई से होके ये तो बाहर निकल जाएगा वायुमंडल में, और जो एल्विलाई से CO2 ट्रांसफर हुआ है रक्तवाहिनी में, ये हमारे ब्लड में चला जाएगा। अब इसकी हम बात करेंगे। जो ये CO2 है हमारे ब्लड में चला गया है लंग्स से। ठीक है। इसका 98% जो परिवहन है ये होता है बाई HB, हीमोग्लोबिन के साथ। एक हीमोग्लोबिन का कण जो ब्लड में होता है, हीमोग्लोबिन, ये सबको पता होगा। ठीक है। जैसे एक कण है हीमोग्लोबिन का इस रक्तवाहिनी में। ठीक है। आया एक कण। ये एक हीमोग्लोबिन का कण 4 CO2 के कणों को
ले लेगा। ठीक है, एल्विलाई से 4 CO2 के कणों को हीमोग्लोबिन अपने साथ ले लेगा। अब ये हीमोग्लोबिन रक्त वाहिनी से होते हुआ पूरे शरीर में चला जाएगा। इस तरह 98% ऑक्सीजन का परिवहन हमारी बॉडी में होता है। लंग्स से हमारी जो रक्त वाहिनियां हैं वह 98% जो ब्लड है, 98% जो ऑक्सीजन की मात्रा है, 98% ऑक्सीजन की मात्रा को हीमोग्लोबिन अपने साथ ले जाता है। ठीक है, क्या बोला है मैंने बोला है जो CO2 हमारे लंग्स में आया, फेफड़ों में आया बाहर से जब हमने सांस लिया, ठीक है, उसका 98% जो भाग है, 98% CO2 को हमारा हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ले जाता है सेल्स तक। ठीक है, और एक हीमोग्लोबिन का कण 4 ऑक्सीजन के कणों को अपने साथ बॉडी में ले जाता है, और 2% को ये डायरेक्ट ब्लड में मिलके चला जाता है। इस तरह से ऑक्सीजन का परिवहन हमारी बॉडी में होता है। ठीक है, आ गया समझ में नहीं आया हो तो दोबारा देख लो इसको, लेकिन समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब CO2 का परिवहन कैसे होता है? CO2 जब हम सांस लेते हैं तो उसमें CO2 की मात्रा बहुत कम होती है, 0.036% CO2 हम जब सांस लेते हैं उसके साथ जाती है। ठीक है, और हमारी बॉडी से CO2, अब हमारी बॉडी से जो CO2 है वो बाइकार्बोनेट के रूप में लंग्स तक आ जाती है। ठीक है, 70% बाइकार्बोनेट के साथ में बॉन्ड बना के आती है। ठीक है, लंग्स तक आ जाती है और बॉन्ड्स लंग्स में आके बाइकार्बोनेट के टूट जाते हैं, और फिर ये सांस के जरिए हम बाहर छोड़ देते हैं वायुमंडल में। 23% हीमोग्लोबिन के साथ में आती है। ठीक है, और 7% अदर, यानी कि ये डायरेक्ट ब्लड में घुल के आ जाती है 7% CO2। हमारे शरीर से हम CO2 वायुमंडल में छोड़ते हैं 4 से 5%, और लेते कितनी है? 0.036%। CO2 सांस के साथ में हम कितनी लेते हैं? 21%, और छोड़ते नहीं, ऑक्सीजन की बात मैं कह रहा हूँ। ऑक्सीजन हम 21% लेते हैं सांस के साथ में, और हम ऑक्सीजन वापस कितना छोड़ते हैं? ध्यान रखनी है ये बात, हम ऑक्सीजन वापस भी छोड़ते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो करीब 16 से 17% ऑक्सीजन हम बाहर छोड़ते हैं, यानी कि 4 से 5% ऑक्सीजन ही हमारी बॉडी में काम आती है, जिससे हमारी बॉडी ग्लूकोज के साथ मिलकर ऊर्जा प्रोड्यूस करती है, जो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। ठीक है, अब जलवाष्प भी होता है। जलवाष्प डिपेंड करता है हमारे एटमॉस्फेयर में मौसम कैसा है, नमी कितनी है। अगर एटमॉस्फेयर में नमी ज़्यादा है तो हम सांस लेते हैं तो उसके साथ में नमी अंदर ज़्यादा जाएगी, तो हमें प्यास ज़्यादा लगेगी। प्यास कम लगेगी जैसे कि बारिश के मौसम में, ठीक है, सर्दियों में। और जब बाहर गर्मी होती है तो गर्मियों में इतनी नमी तो रहती नहीं है बाहर। जब हम सांस लेते हैं, सांस के जरिए नमी अंदर कम जाती है। ठीक है, और लेकिन जो हम सांस छोड़ते हैं वो जितनी कैपेसिटी है, हम जितनी वायु छोड़ते हैं बाहर, उसमें नमी लेने की जितनी कैपेसिटी है वो पूरी नमी लेता है बॉडी से और बाहर छोड़ते हैं सांस। ठीक है, इसीलिए गर्मियों के दिनों में नमी बाहर ज़्यादा निकलती है सांस जब हम छोड़ते हैं, तो इसीलिए हमें प्यास भी ज़्यादा लगती है। ठीक है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें थोड़ी नमी आती है, नम होके अंदर से आती है। यह डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है। अब हमारे जो लंग्स हैं उनकी टोटल वैल्यू कितनी है, यानी कि हम कितनी सांस के जरिए कितनी वायु लेते हैं अंदर और कितनी वायु छोड़ते हैं, उसकी वैल्यू है 500 ml।
500 ml हम लेते हैं सांस के जरिए वायु और 500 ml बाहर छोड़ते हैं। तो कुल फेफड़ों की क्षमता कितनी है, कुल कितनी हम वायु ले सकते हैं, ये है 6 लीटर। 6 लीटर तक वायु हम हमारे जो फेफड़े हैं उनमें रहती है। इस तरह से ये टॉपिक मैंने कवर किया है। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो उनको आप अच्छे से देख लेना, याद कर लेना। एक तो ये सीक्वेंस आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। ये सीक्वेंस है हम सांस के साथ में कौन कौन सी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। दूसरा, ये गैसों का परिवहन कैसे होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज़ और है, जैसे नाइट्रोजन 78% हम सांस के साथ में लेते हैं और 78% ही वापस छोड़ देते हैं। ये इसलिए अंदर जाता है, इसलिए वायुमंडल में है, ताकि क्योंकि ऑक्सीजन जो गैस है ये रिएक्टिव गैस है, ताकि ये रिएक्ट ना करे। अगर नाइट्रोजन नहीं रहेगा वायुमंडल में तो ये आग भी लगा सकता है ऑक्सीजन, ठीक है। इसलिए हम नाइट्रोजन को भी लेते हैं ताकि लंग्स को या हमारी बॉडी को कोई नुकसान ना हो। लेकिन जितनी मात्रा में हम इसे अंदर लेते हैं अंतः श्वसन के दौरान, बहिर्श्वसन के दौरान भी 78% ही बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। और एक चीज ये याद रखनी थी हमें कि अवायवीय श्वसन में क्या होता है और वायवीय श्वसन में क्या होता है, ठीक है। और एल्विलाई ये लंग्स की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। और एक ये सीक्वेंस याद रखना था, सांस अंदर कैसे कैसे वायु जाती है। ये 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना।